गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें से आज के इस क्लास में हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इसी तरीके के 10-10 करके 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज चलने वाला है। और ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है ना, इन्हें हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के अंदर और ये प्योर के क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चन को बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करता है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। सो आज का ये वीडियो आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आप सभी प्लीज वीडियो को लाइक करके एंड साथ में अपने फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप की जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि धारा घनत्व क्या है विवेचना करें, यानी कि धारा घनत्व के बारे में बताएं सही तरीके से। धारा घनत्व को इंग्लिश में हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। धारा घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि धारा घनत्व होता क्या है। तो आइए इसका परिभाषा समझते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी कहते हैं। और करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, यानी कि जे बराबर आई अपॉन में ए आपका फॉर्मूला हो गया। और धारा घनत्व किसे कहते हैं समझ गए सही तरीके से कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो फॉर्मूला आपका यहां से आ गया जे बराबर आई अपॉन में ए, ठीक है, जे बराबर में आई अपॉन में ए। तो ए आपका हो गया धारा घनत्व। अब विवेचना इन द सेंस की इसके बारे में बताना है। इसका एसआई यूनिट आप मुझे बताओ। इसका एसआई यूनिट आप आराम से निकाल सकते हो। आई आपका धारा है, धारा का होता है एम्पियर, एसआई यूनिट एम्पियर होता है। एरिया है आपका नीचे, ठीक है, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर आपका एसआई यूनिट हो जाएगा करंट डेंसिटी का, ठीक है। और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किन दो बातों पर निर्भर करती है। जिसमें से पहला बात क्या है कि संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, जो आपका संधारित्र का प्लेट होता है, ठीक है, जो आपका संधारित्र का प्लेट होता है उसके एरिया पे निर्भर करता है, ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि प्लेट के बीच माध्यम की विद्युतशीलता पर, यानी कि ये दो जो प्लेट रहेंगे, यहाँ पे दो प्लेट रहेंगे, ठीक है, और इन दोनों प्लेट के जो बीच में मीडियम रहेगा, चाहे आपका वैक्यूम हो या फिर एयर हो, ठीक है, या फिर कह सकते हो ग्लास हो या फिर वाटर हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, कोई सा भी मीडियम हो, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो आपका मीडियम होगा उनके विद्युतशीलता पे यानी कि परावैधुता पे निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि विभवमापी के दो उपयोग लिखें, ठीक है, यानी कि जो आपका विभवमापी होता है ये आपका यंत्र होता है, तो इसके दो उपयोग लिखने हैं कि इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो पहला उपयोग क्या है कि विभवमापी दो सेलों के बीच, ठीक है, विभवमापी किसी भी दो सेलों के बीच में विद्युत वाहक बल को मापता है। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ शॉर्ट में बोलते हैं उसे, ठीक है। तो दो सेलों के बीच में जो आपका विद्युत वाहक बल होता है उसको मेजर करता है आपका विभवमापी, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि विभव जो मापी होता है, विभवमापी जो आपका होता है वो दो बिंदुओं के बीच में जो आपका उत्पन्न विभवांतर होता है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे मेजर करता है। तो विभवमापी के दो उपयोग क्लियर है। पहला क्या है कि दो सेलों के बीच में विद्युत वाहक बल को मापता है और दूसरा उपयोग क्या है कि दो बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभवांतर को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर आप सभी के सामने कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लिखे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और साथ में आपको इसका एसआई यूनिट भी बताना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो किसी सतह से होकर लंबवत गुजरने वाली विकुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या आपके चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज करा गया है, वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है भैया आपका लंबवत, ठीक है। तो यहां पे मैं एक बंद सतह बना लेता हूं, ठीक है, और इस बंद सतह से होकर गुजरने वाली जो आपकी कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो संख्या होगी, ठीक है, यानी कि जितने सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उनकी जो संख्या होगी वही आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा, वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दोगे, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट तो है ही, बिकॉज ये 50 सब्जेक्टिव का सीरीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ चुन चुन के, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आपका यही है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो जब किसी किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, एक चीज ध्यान देना, कंडीशन ये कहता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण
सघन से विरल में जाए, ठीक है, सघन से विरल में जाएगी तभी आपका प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन का घटना होगा, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी और जब क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होगी, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ध्यान से समझो, यहां पे मान लो ये आपका कोई, 1 मिनट में बता रहा हूं, यहां पे मान लो ये आपका कोई सतह है, ठीक है, यहां पे कोई सतह है और यहां से प्रकाश किरण आई, ठीक है, प्रकाश किरण आई और यहां पे क्या हो रहा है, क्रांति कोण आपका ए है, ठीक है, क्रांति कोण आपका ए है जो कि समकोण हो जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है, वही आपका क्रांति कोण कहलाता है। तो क्रांति कोण से अगर बड़े कोण पर तुम आपतित कराओ इस प्रकाश को, ठीक है, क्रांति कोण से भी बड़े कोण पर अगर तुम प्रकाश किरण को आपतित कराओगे तो ये क्या होता है कि दूसरे मीडियम में जाने के बजाय, ठीक है, पहले ही मीडियम में वापस लौट आ जाता है। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपका प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो कंडीशन इसके लिए आपको समझ में आ गया कि सघन से विरल में जानी चाहिए और क्रांति कोण से बड़े कोण पर आपतित होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, तरंगाग्र की परिभाषा लिखें, यानी कि वेवलेंथ क्या होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन समझो आप सही तरीके से। प्रकाश तरंग के द्वारा एक ऐसी सतह का निर्माण होता है जहां पे फ्रीक्वेंसी, जहां पे आवृत्ति तथा कला कोण नियत होता है, ठीक है। यानी कि ध्यान से समझो, प्रकाश तरंग के द्वारा, ठीक है, प्रकाश तरंग के द्वारा, 1 मिनट मैं ऐसा ही से बना ले रहा हूं, ठीक है, यहां पे ध्यान से समझना, प्रकाश तरंग के द्वारा, यहां पे मान लो कोई पॉइंट है और यहां से प्रकाश तरंग जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रकाश तरंग के द्वारा एक ऐसी सतह का निर्माण होता है, ठीक है, प्रकाश तरंग के द्वारा, ये आपका वेव है, ठीक है, प्रकाश तरंग के द्वारा एक ऐसी सतह का निर्माण होता है जहां पे आपका फ्रीक्वेंसी, जहां पे आपका आवृत्ति और कला कोण नियत यानी कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है, यही आपका कहलाता है वेवलेंथ। क्लियर है तरंगाग्र क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, विद्युत विभव को परिभाषित करेंगे, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। विद्युत विभव क्या होता है, तो प्रति एकांक धन आवेश को, ध्यान से समझना, प्रति एकांक धन आवेश को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक ले जाने में जो आपका किया गया कार्य है, ठीक है, वही आपका विद्युत विभव कहलाता है। नहीं समझ में आया डोंट वरी, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ठीक है। मान लो ये आपका कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू कोई आवेश है, धनात्मक आवेश है, ठीक है, और ये आपका अनंत है, कहां है, अनंत पे है, और अनंत से मैं इसे क्या कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट पे ला रहा हूं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट पे ला रहा हूं और अनंत से जो आपका पॉजिटिव धन आवेश है उसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट तक ले जाने में जो आपका किया गया कार्य है वही आपका विद्युत विभव कहलाता है, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं नॉर्मली, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q, यानी कि W आपका कार्य हो गया और Q जो आपका पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, प्लस Q यहां पे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, क्योंकि हम लोग धनात्मक चार्ज को लेके जा रहे हैं। तो फॉर्मूला यहां से बन गया आपका V बराबर में W अपॉन में Q, ठीक है, W अपॉन में Q। तो यही आपका होता है विद्युत विभव। ऐसा यूनिट निकाल सकते हो, वर्क का ऐसा यूनिट जूल और Q यानी कि जूल अपॉन में कूलम, ठीक है, यानी कि W आपका है क्या है, कार्य है, ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट जूल होता है और अपॉन में है आपका आवेश चार्ज जिसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। तो जूल अपॉन में कूलम्ब और जूल बटा में कूलम्ब को हम लोग इसे वोल्ट भी कहते हैं। तो याद रखना कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक आपका वोल्ट होता है जो कि जूल अपॉन में कूलम्ब के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, फोटो सेल क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। फोटो सेल क्या होता है, तो फोटो सेल एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्रकाश ऊर्जा को, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड फोटो सेल, ठीक है, ये आपका फोटो सेल कहलाता है। यानी कि फोटो सेल फाइनली तौर पे आपको पता चल गया कि जो आपका फोटो सेल है वो ये आपका एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसके 2 उपयोग की बात करी जाती है, तो प्रकाश तीव्रता को मापता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता को मापता है, और फोटोन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है आपका फोटो सेल, ठीक है। जो आपका फोटो सेल होता है वो फोटोन एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9 नंबर की, आवेश के 2 गुणों को लिखें, ठीक है, आवेश के 2 गुणों को लिखें, यानी कि चार्ज के 2 प्रॉपर्टीज आपको बताने हैं, जिसमें से पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि आवेश योगात्मक होते हैं, यानी कि आवेश को हम लोग Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 इस तरीके से हम लोग Qn तक जोड़ सकते हैं, ठीक है। आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, इसके पीछे का रीजन तो हमें पता होना चाहिए ना जी। हाँ, तो पता है, मैं बता रहा हूं आवेश को हम लोग क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो आपका आवेश होता है, जो आपका चार्ज होता है, वो आपका अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, आपस में हम लोग इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि जो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है
वो बीजगणित योग नियम का पालन करता है। ठीक है, बीजगणित योग नियम का पालन करता है अदिश राशि, और आपका आवेश भी एक अदिश राशि है, तो इसलिए हम आवेश को आपस में जोड़ सकते हैं। आवेश आपका योगात्मक होता है। ठीक है, अगला गुण क्या है कि आवेश संरक्षित होता है, और संरक्षित इन द सेंस कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, ना इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक वस्तु से, ठीक है, लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे आवेश को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, अब यहां पे बात आ रहा है कि आवेश संरक्षित होता है, एक ऐसे पॉसिबल है, तो आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जहां पे जो आपका चार्ज होता है वो कुल टोटल चार्ज आपका नियत होता है, यानी कि कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि ना तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, वो क्या है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे हम लोग चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, और मे भी आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सीरीज को रिज्यूम करते हुए। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? ठीक है, जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है वो कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? ठीक है, आप अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े हो, विद्युत बल रेखाएं पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पढ़े हो, तो इसका एक गुण होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो आपके माइंड में तो जरूर क्वेश्चन चला होगा कि भैया क्यों नहीं काटती है। चलो मैं काटाता हूं। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया कटा के दिखाओ मुझे, ठीक है, क्यों नहीं काटती है। चलो मैं कटाता हूं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आ गई, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आएगी, मैंने कटा दिया, जबरदस्ती क्या बोला भाई, तो कट। ठीक है, मैंने इसे कटा दिया। अब यहाँ पे जो आपका कटान बिंदु बना, यहाँ पे जो आपका कटान बिंदु बना, यहां से तुम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। पहला इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा इस तरीके से। दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी, विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी एक ही पॉइंट से। ठीक है, जो कि आपका असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक पॉइंट पे आपके दो स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि आपका असंभव है। एक पॉइंट से कभी भी विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित नहीं हो सकती है। बस यही रीजन है, बस यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर है? तो आज की इस क्लास में हमने 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा फिजिक्स के, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच आप सभी को यहां तक आने के लिए। और अगर आप सभी यहां तक आ गए हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपका जो सीरीज चलेगा ना, ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चलेगा, जिसमें से 10 हम लोग आज क्लियर कर लिए हैं और 4 वीडियोस और आएगी, और फिजिक्स के फाइनली 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड पीडीएफ के लिए आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बैंक भैया? ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स का 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप सभी ने 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर नहीं करा ना, तो क्या कर रहे हो भाई, क्या वेट कर रहे हो? जाओ पहले उसे क्लियर करके आओ। ठीक है, और ऐसा नहीं है ना कि अगर उसे आपने नहीं देखा तो ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा, पहले इसे देख लो, उसके बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जितने सारे भी क्वेश्चन हैं ये आपके पूरे फिजिक्स बुक से होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट है तो क्या सुन रहे हो यार, लाइक करो वीडियो को फटाक से, एंड साथ में अपने फिजिक्स वाले भाई ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसे भी एक दिन 1000 2000 छोटी छोटी सोच मत रखो, इसे 1 मिलियन 2 मिलियन पहुंचाना है अभी, और बिहार बोर्ड का नंबर 1 एजुकेशन चैनल बिल्ड करना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी नौटंकी के। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है तथा इसका मात्रक लिखिए। पृष्ठ आवेश घनत्व को इंग्लिश में हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और साथ में आपको इसका एसआई यूनिट बताना है। तो क्या दिक्कत है, बता दो ना भैया, मैंने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि एरिया में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर में Q अपॉन में A। ठीक है, सिग्मा बराबर में Q अपॉन में A आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहां से। तो समझ गया ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, फिर से समझो, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, ठीक है, या फिर प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट की बात कर रहा है ना भैया, तो फॉर्मूला आपके सामने है।
एसआई यूनिट आप खुद से निकाल लो। फॉर्मूला क्या है हमारे सामने कि सिग्मा बराबर में क्यू अपॉन में ए। अब यहां से आपको क्या करना है, एसआई यूनिट फाइंड करना है। तो एसआई यूनिट क्या दिक्कत है फाइंड करने में, क्यू का एसआई यूनिट क्या होता है, क्यू है तुम्हारा चार्ज, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब, और ए है तुम्हारा एरिया। ए क्या है जी, एरिया है, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा तुम्हारा मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलम्ब अपॉन में मीटर स्क्वायर तुम्हारा इसका मात्रक हो जाएगा। सो क्लियर है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर में भेज सकते हो पावर में माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व क्या है तथा इसका मात्रक लिखें, ठीक है। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है आयतन, ठीक है। तो आयतन में उपस्थित आवेश को, ठीक है, आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग कहते हैं भैया आयतन आवेश घनत्व, और इसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो रो बराबर क्यू अपॉन में ए, रो बराबर क्यू अपॉन में भी, सॉरी ए नहीं भी, ठीक है। तो रो बराबर में क्यू अपॉन में भी। अब इसका मात्रक की भी बात कर रहा है, हाँ भैया मात्रक की भी बात कर रहे हो, तो क्यों परेशान हो रहे हो यार, फॉर्मूला आपके सामने है, मात्रक निकालो आराम से। क्यू है तुम्हारा चार्ज, ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट तुम्हारा होता है कूलम्ब। वी है तुम्हारा आयतन वॉल्यूम, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर क्यू, यानी कि कूलम्ब अपॉन में मीटर क्यू, ये तुम्हारा हो जाएगा मात्रक आयतन आवेश घनत्व का, ठीक है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने 13 नंबर की, क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है। तो आइए इसका डिफिनेशन समझते हैं हम लोग। वह ताप जिस पर कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है तो क्यूरी ताप कहलाता है, ठीक है। क्यूरी ताप कौन सी ताप है भैया, वही ताप जिस पे लौह चुंबकीय पदार्थ तुम्हारा अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, वही फिक्स टेम्परेचर तुम्हारा क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। क्लियर है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है, प्रवृत्ति इसकी होती है एक से ज्यादा, हमेशा एक से अधिक होगी। और एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, अनुचुंबकीय का क्या होगा, अनुचुंबकीय का होगा 1 के बराबर, ठीक है, 1 के बराबर अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होगी वो तुम्हारा 1 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 14 नंबर की समविभवी तल को परिभाषित करें। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, समान विभव, ठीक है, क्या, समान विभव, सेम पोटेंशियल। तो आइए इसके डिफिनेशन को भी समझ लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है भैया कि विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा समविभवी तल एक ऐसा तल होता है जिसके हर एक पॉइंट पे, जिसके सभी बिंदुओं पर तुम्हारा विद्युत विभव का मान समान होता है, वही तुम्हारा समविभवी तल कहलाता है, ठीक है। समविभवी तल समझ गए कि विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल होता है जिसके हर एक पॉइंट पे, जिसके हर एक बिंदु पे तुम्हारा विद्युत विभव का मान समान मिलेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें। आवेश के 2 प्रॉपर्टीज बताना है आप सभी को, जिसमें से पहला प्रॉपर्टीज है कि आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ बेसिक जानकारी दे देना चाहूंगा आवेश के बारे में, ठीक है। आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, ओके। आवेश तुम्हारा 2 टाइप का होता है, जिसमें से पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, आवेश तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है। और आवेश को यहां पे देखो, जैसे एक प्रॉपर्टीज है कि आवेश योगात्मक होता है, आवेश को हम लोग जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं भैया, आवेश को हम लोग इस तरीके से जोड़ सकते हैं, Q1 Q2 Q3 करके इस तरीके से जोड़ सकते हैं हम लोग Qn तक, ठीक है। क्यों जोड़ सकते हैं, इसके पीछे का रीजन मुझे जानना है। तो इसके पीछे का रीजन आपके सामने है, क्योंकि जो आपका आवेश होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, आपका एक अदिश राशि होता है, और जो तुम्हारा अदिश राशि होता है वो बीजगणित योग नियम का पालन करता है, जिसके वजह से हम आवेश को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि आवेश संरक्षित होता है। जी हाँ, जो आपका आवेश होता है, आवेश आपका संरक्षित होता है, और संरक्षित इन द सेंस कि ना तो तुम आवेश को नष्ट कर सकते हो और ना ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर कर सकते हो आवेश का, ठीक है। लेकिन ना तो तुम आवेश को उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हो। क्लियर है ना, क्लियर है तो क्लियर क्या बोल लो भैया, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को ना एक दिन बहुत 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 ऊपर पहुंचाना है। बहुत ऊपर कहने का क्या मतलब भैया, अबे भैया वो वाला ऊपर नहीं, अभी बहुत ऊपर जाना है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कूलम्ब का नियम क्या है। देखो, कूलम्ब के नियम के ऊपर मैंने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ठीक है। बहुत सारी, कितनी भैया, यही 3 या 4 बना रखी होगी, ठीक है। तो मैंने वीडियो बना रखी, और अगर आप सभी ने कूलम्ब के नियम को समझा है सही से, नहीं समझा, क्यों नहीं समझा, हमारी वीडियो जाके देखो यार, क्यों नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखी ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे समझाऊंगा ना, सही से समझ जाना बस, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से पानी वानी पी के बैठो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कूलम्ब का नियम क्या होता है। देखो, कूलम्ब के नियम में बेसिकली 2 ही कंडीशन होते हैं, कुछ चीजें होती है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारा कूलम्ब का नियम है, ये लगेगा बिंदुवत आवेश के बीच में,
बिंदुवत आवेश के बीच में ही लगेगा तुम्हारा कूलम्ब का नियम। अब बिंदुवत आवेश इन द सेंस कि जब कोई चार्ज, ठीक है, जब कोई चार्ज तुम्हारा मोशन में है, जब कोई चार्ज तुम्हारा मोशन में है, गति में है, तो कूलम्ब का नियम लागू होगा, लागू होगा। अबे भैया क्या लिखा है आपने, आपने तो लिखा है बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होगा, तो बोलो ना कि लागू नहीं होगा। जब कोई आवेश अगर मोशन में है तो वहां पे कूलम्ब का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई आवेश रुका हुआ है तो लागू होगा, बिल्कुल होगा। तो आइए समझते हैं कंडीशन सही से, ठीक है। किन्हीं दो अस्थिर बिंदुवत आवेश के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, भैया ऐसा समझ में नहीं आ रहा, दो आप क्या कर लो, बिंदुवत आवेश बना लो, ठीक है भैया, आपकी ऑर्डर, और मैं ना मानूं, हो सकता है क्या ऐसा। तो यहां पे मैंने मान लिया दो बिंदुवत आवेश जिसका मैंने नाम दे दिया Q1 Q2, नाम दे दिया Q1 Q2, ओके। बीच की दूरी भी कुछ मान लूं, हाँ जी भैया मान लो, क्या मान लो बताओ, आप मान लो, आप बोल रहे हो आर मानने, चलो ठीक है मैं आर मान ले रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से समझो, यहां पे लिखा हुआ है कि किन्हीं दो अस्थिर बिंदुवत आवेश के बीच में जो तुम्हारा लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, मैं इसे दिखा दे रहा हूं F से, ठीक है। जो इसके बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा उसे मैं दिखा दे रहा हूं F से, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन समझना, दो कंडीशन कहता है कि दोनों आवेशों के मात्रा, मात्रा यही है ना Q1 Q2, ठीक है, मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि ये जो तुम्हारा बल लग रहा है, ये जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्टली सीधा समानुपाती होगा किसके, आवेशों के मात्रा के गुणनफल के, यानी कि आवेशों के मात्रा के गुणनफल के। तो पहला कंडीशन तो हमारे पास मिल गया कि जो एफ तुम्हारा जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा आवेशों के मात्रा के गुणनफल के, मैंने कर दिया। दूसरा क्या है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो तुम्हारा फोर्स है ना, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे दूरी छूट गया यार, ठीक है, यहाँ पे कर लेना आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, और यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे कर लेना दूरी, ठीक है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे भी क्या कर दे रहा हूँ, टाइटल बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, इसे इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या मिला हमें कि दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होगा, और दूसरा कंडीशन हमें क्या मिला कि जो तुम्हारा बल होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि कंडीशन आपके पास दो आ गए जिन्हें मैं दिखाना चाहूंगा। पहला कंडीशन क्या है आप सभी के सामने कि एफ समानुपाती Q1, ठीक है, Q1 इंटू Q2, और एक मिनट रुक जाना, Q1 इंटू Q2, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या था कि एफ जो होगा वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अगर मैं दोनों को क्या करूँ, एक जैसा दिखाने की कोशिश करूँ, तो क्या ऐसा हमें मिलेगा, क्या हमें ऐसा मिलेगा, बताने की कृपा करना थोड़ा, Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, क्या हमें ऐसा मिलेगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, आप सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर समानुपाती का चिन्ह हमें हटाना है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लाना है, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटा के अगर हमें बराबर का साइन लाना हो तो उसके लिए एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, ठीक है, और हर एक कांस्टेंट का अपना अपना वैल्यू होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाऊंगा कांस्टेंट k, ठीक है, मैं यहाँ पे कांस्टेंट लाऊंगा k, यानी कि f बराबर, मैं यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह के बराबर का कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा एक k, ठीक है, कांस्टेंट आ गया हमारा k, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका कूलम्ब का नियम होता है, ठीक है, यही आपका कूलम्ब का नियम होता है। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया फाइनल तौर पे, f बराबर k इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही आया ना, यही आया ना। अब हर एक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, तो इस कांस्टेंट का क्या वैल्यू है जी, इस कांस्टेंट का वैल्यू है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली अगर बात करी जाए तो कूलम्ब का नियम का फॉर्मूला तुम्हारा आ गया f बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, यही आपका होता है कूलम्ब का नियम। क्लियर है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं आसानी से। आवेश की वह मात्रा, आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक को देने पर उसका एकांक विभव बढ़ जाता है, ठीक है, आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक को देने पर उसका एकांक विभव बढ़ जाता है, विद्युत धारिता कहलाता है। विद्युत धारिता को C से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला आप सभी के सामने आ गया, C बराबर में, ठीक है, V अपॉन में Q, आवेश की वह मात्रा जो किसी मैं चालक को देंगे तो उसका एकांक विभव क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि गॉस का प्रमेय क्या है, थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसे, ठीक है। किसी भी बंद सतह से होकर, तो भैया जो जो पहले चीजें बोले ना उसे कर लिया करो, ठीक है। एक बंद सतह मैंने बना लिया, किसी भी बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, और गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, वही तुम्हारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है ना, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। तो किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश, मान लो सतह के भीतर कुल उपस्थित आवेश है तुम्हारा Q, उसका 1/ε0 गुना के बराबर होता है। यानी कि जो तुम्हारा फाई है ना,
ये तुम्हारा Q का 1/ε0 गुना के बराबर होगा। समझा मैंने क्या बोला? ये जो तुम्हारा गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो इसमें उपस्थित आवेश की 1/ε0 गुना के बराबर होगा। यानी कि फाइनल तुम्हारा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला आ गया फाई बराबर में Q/ε0। यही होता है तुम्हारा गॉस का थ्योरम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 19 नंबर की ओम का नियम क्या है। देखो आज तो तुम्हारा पार्ट 2 वीडियो है 50 सीरीज का, ठीक है, 50 सब्जेक्टिव सीरीज का फिजिक्स का। तो ये जो तुम्हारा पार्ट 2 वीडियो है ना, जो कि अभी आप देख पा रहे हो, ठीक है, अभी जो आप देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाकई में इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की इस क्लास में 3 आपके नियम थ्योरम आ गए। बिकॉज जिसमें से पहला तुम्हारा कुलम्ब का नियम, गॉस का थ्योरम आ गया, उसके बाद तुम्हारा ओम का नियम है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज का ये क्लास, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट से अगर एंड तक देखा है आपने तो बहुत बढ़िया, ग्रेट हो आप, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज आप समझ गए होगे आसानी तरीके से। बाकी कोई नहीं, आइए हम लोग ओम के नियम को भी समझ लेते हैं। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, मान लो हमारे पास एक कोई चालक है और अगर इसके चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करता हूं, और भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करना इन द सेंस कि सॉलिड है तो सॉलिड छोड़ दो, लिक्विड है लिक्विड छोड़ दो, गैस है गैस छोड़ दो, ठीक है। तो इन चालक की सिरों के बीच जो तुम्हारा उत्पन्न होने वाला विभवांतर होगा ना, वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यानी कि इसमें जो तुम धारा प्रवाहित करोगे आई, उसके समानुपाती होगा। यानी कि V जो होगा तुम्हारा समानुपाती होगा I के। और तुम्हें मैं बार बार चीजें बोल रहा हूं कि समानुपाती का चिन्ह जब तुम हटाओगे वहां पे बराबर लाने के लिए एक कांस्टेंट तुमको ऐड करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट है तुम्हारा R, ठीक है, वो कांस्टेंट है तुम्हारा R, V बराबर में IR। R समझो क्या है? R तुम्हारा रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। चलो एक बार मैं सबका ऐसा यूनिट पूछ लेता हूं, V बराबर IR, ठीक है, ये तुम्हारा ओम का नियम होता है। अब भैया V यहाँ पे क्या है, I क्या है, R क्या है? तुमको V पता है, विभवांतर है, इसका ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा वोल्ट, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। I तुम्हारा धारा है, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और R है तुम्हारा प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा ओम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना है। यानी कि एसी करंट और डायरेक्ट करंट में तुमको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। और ये क्वेश्चन आप सभी को मैं दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे। आप सभी को क्या करना है, अपने नोटबुक पे लिखना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है, ठीक है। मैं देखूंगा कि आप सभी का लिखने का तरीका कैसा है, ठीक है। एंड कभी भी आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं पर्सनल आपको लाइव आके, ठीक है, पर्सनल लाइव आके मैं आपको बता दूंगा वो चीजें, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। एंड अगर आप सभी यहां तक आ गए हो ना, तो आप सभी को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, एकदम प्यार से बोलना चाहूंगा। थैंक यू आप सभी को यहां तक आने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी की पार्ट 3 वीडियो में। एक्साइटेड हो पार्ट 3 के लिए? वीडियो को लाइक कर लो, कर लिया है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड साथ में कमेंट कर देना एक अच्छा सा, ठीक है, कि नेक्स्ट वीडियो कब मैं लाऊं। बाकी आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं, हमने 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर कर रखा है इस सीरीज का। यानी कि जो हमारा सीरीज चल रहा है ना 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसका हमने 20 ऑलरेडी क्लियर कर रखा है 2 वीडियो में, ठीक है। और ये आपका सीरीज का 3rd वीडियो है, तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन से आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज के इस वीडियो में तो हम लोग 21 से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन इसके पहले वाले जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो जाके देख लेना भैया, नहीं तो फिर बहुत मार खाओगे। इस वीडियो को देख लेना आराम से, ठीक है, इस वीडियो को देख लो आराम से अभी, उसके बाद जाके उन दोनों वीडियो को कवर कर लेना। क्लियर है? बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, कैसे बोलते हो यार, नहीं करा, कर लो यार। सब्सक्राइब नहीं करा, वो कर लिया, चलो ठीक है। तो फिर सब्सक्राइब करोगे ना, तो क्या होगा ना कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे, सब्जेक्टिव रहे, बिहार बोर्ड के जो भी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट रहे, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा ना, पहुंचेगा मतलब प्लेन से नहीं पहुंचेगा, नोटिफिकेशन के थ्रू जाएगा। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने हैं। भैया 2-3 नॉर्मल अंतर बता देना, एग्जाम में हो जाओगे पास। अब पास इन द सेंस क्या, देखो यहाँ पे प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, ठीक है, और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, इसके बारे में 2-3 अंतर आप बता दो नॉर्मल सी। जिसमें से पहला अंतर क्या है कि यह एक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आंतरिक परावर्तन समझते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में, ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में केवल एक बार आपका आंतरिक परावर्तन होता है। लेकिन अगर वही बात कर लीजिए द्वितीयक इंद्रधनुष की, तो इसमें भैया 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है। तो प्राइमरी इन द सेंस, प्राथमिक का मतलब एक, ठीक है, प्राथमिक का मतलब पता चलता है नाम से ही एक, और द्वितीय का मतलब 2। तो समझ जाना, प्राथमिक में एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और सेकेंडरी में आपका 2 बार होगा। क्लियर है? दूसरा अंतर क्या है कि द्वितीयक इंद्रधनुष की अपेक्षा ज्यादा तीव्र होती है। जो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ना, वो ज्यादा चमकीला होता है, किसके अपेक्षा? आपका द्वितीयक इंद्रधनुष की अपेक्षा, ठीक है। दूसरा क्या है, यह कम तीव्र होता है। तीव्र मतलब चमकना, ठीक है, चमकीला, ब्राइट, समझ रहे हो ना। तो द्वितीयक इंद्रधनुष कम होता है और उसके अपेक्षा प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो आपका ज्यादा चमकीला होता है, ठीक है। तीसरा अंतर क्या है कि रंगों का जो श्रेणी होता है वो स्पेक्ट्रम के रंगों की श्रेणी में होती है। लेकिन अगर बात कर लीजिए द्वितीयक इंद्रधनुष की, ठीक है, तो ये रंगों की श्रेणी के क्रम में नहीं होती है, या श्रेणी क्रम में होती ही नहीं है, ठीक है। अगला क्या है भैया कि लाल रंग ऊपर तथा बैगनी नीचे होता है, ठीक है। लाल रंग ऊपर तथा बैगनी आपका नीचे होगा प्राथमिक इंद्रधनुष में, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा, द्वितीयक में क्या हो जाएगा, बैगनी रंग आपका ऊपर रहेगा, ठीक है, और लाल रंग आपका नीचे रहेगा। बाकी बीच में जो भी कलर रहेंगे वो तो रहेंगे ही, ठीक है। तो यही था आपका नॉर्मल अंतर प्राथमिक इंद्रधनुष और सेकेंडरी इंद्रधनुष के बीच में, ठीक है। अब बोलोगे भैया प्राथमिक बोल लो तो द्वितीयक बोलो, नहीं तो फिर प्राइमरी बोलो तो सेकेंडरी बोलो, हिंदी इंग्लिश एक ही में मिक्स कर दे रहो। कंफ्यूज नहीं होने का, कोई भी चीज को समझो, क्लियर करके समझो, 100% क्लियर एकदम, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो क्लियर हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। अगर आपके एग्जाम में आए बस 2-3 अंतर लिख देना नॉर्मल सी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। आगे आ जाओ जी, पोलरॉइड क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखे, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ये जो सीरीज चल रहा है ना आपका 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसमें भैया मैं किसी को भी ज्यादा ये नहीं बोलूंगा कि ये ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ये नहीं बोलूंगा कि भैया आने का चांसेस नहीं है, भैया सब आने के चांसेस है, बिकॉज ये सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन बनाता है, मैं प्रूफ दूंगा ना भैया क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चंस है, जो आपका बिहार बोर्ड है वो पीवाई के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। दैट मीन्स कि यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में, लिख के ले लो, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोलरॉइड क्या है, इसके 2 उपयोग लिखो। तो आइए मैं आप सभी को बताता हूं कि पोलरॉइड एक्चुअल में होता क्या है। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है, ठीक है। अगर हम बात करें पोलरॉइड की, तो इसके थ्रू हम लोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं, ठीक है। अध्रुवित को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं, ओके। अगर बात करी जाए उपयोग की, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हो ना उपयोग भी पूछ रहा है, तो आइए इसको उपयोग को देख लेते हैं कि पोलरॉइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जो आपका धूप वाला चश्मा होता है ना, उसमें पोलरॉइड का यूज होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि फोटोग्राफी कैमरा में आपका यूज होता है पोलरॉइड का। अगर इससे पहले आपको नहीं पता था ना, अब पता हुआ ना, किसके थ्रू पता हुआ, मेरे थ्रू, ठीक है, यानी कि फिजिक्स वाले भैया के थ्रू ना। सब्सक्राइब कर लो भैया, सब्सक्राइब तो बनता है इसी नाम पे, और इसे बहुत बड़ा बिहार का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिल्ड करना भी, ठीक है। तो इसमें आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज्यादा नीड है। सो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 23 नंबर कि विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण लिखे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 गुण लिखे, ठीक है। मैं बता रहा हूं 2 गुण कौन कौन से है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसे नोट करके रख लो भैया, ये वीवीआई है आप सभी के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो होता क्या है, अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। बहुत बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने रिपीट करा है। याद रखना कि जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वो आपका एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, दूसरा गुण क्या है कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको चलने के लिए, इसको गति करने के लिए, इसको मोशन करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे वेव होते हैं जिनको चलने के लिए निर्वात की आवश्यकता पड़ती है, हवा की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है, या फिर जो भी आपके मीडियम से मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, लाइक, ठीक है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है कि हमें भैया एयर से होकर गुजारोगे तभी मैं गुजरूंगा, मुझे अगर तुम वैक्यूम से होकर गुजारोगे मैं तभी गुजरूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 24 नंबर की भंवर धाराएं क्या है, ठीक है। मैं बोला ना भैया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, किसी को भी इग्नोर मत करना, किसी को भी इग्नोर मत करना। हाँ भाई, गर्लफ्रेंड की चैट को इग्नोर कर सकते हो, बॉयफ्रेंड की चैट को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन भैया इसे इग्नोर मत करना, समझ रहे हो।
क्या दिक्कत है, आ जाओ। भंवर धारा क्या है, ध्यान से समझना भंवर धारा क्या होता है। अगर मैं क्या करता हूं कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र को किस चीज से डिनोट करते हैं भैया, कोई बताएगा मुझे? बी। बहुत बढ़िया। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी वेक्टर लगा दिया, बिकॉज एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो देखो, जब किसी चालक को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यहां पे क्या कर लो, यहां पे तुम एक चालक को रख दो, ठीक है। ये आपका मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूं, एक चालक को रखता हूं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अगर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई चालक को रखते हैं तो उसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है, इसमें एक धारा प्रेरित हो जाएगी जो कि आपका भंवर धारा कहलाती है, जो कि आपका भंवर धारा कहलाती है। क्लियर है भंवर धारा क्या होती है? आगे आ जाओ। इसके कुछ उपयोग भी होते हैं, जैसे कि लाइक एग्जाम में पूछ सकता है कि भंवर धारा क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। तो भंवर धारा के उपयोग मैं बता रहा हूँ। पहला तुम्हारा जो आपका रेल इंजन होता है ना, उसके चुंबकीय जो चुंबक ब्रेक होता है, चुंबकीय ब्रेक होता है, ठीक है, रेल में, उसमें हम लोग भंवर धारा का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत उपयोग है, आप देख लेना एक बार। विद्युत अनुनाद को समझाइए, ठीक है, विद्युत अनुनाद को समझाइए। विद्युत अनुनाद होता क्या है? विद्युत परिपथ में जब स्वाभाविक आवृत्ति आरोपित आवृत्ति के बराबर हो जाती है, ठीक है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी आपका विद्युत परिपथ है, वहां पे जो आपका एक्चुअल में पहले से आवृत्ति है वहां का, ठीक है, और उसके बाद अगर तुम उस पर जो आवृत्ति दे रहे हो, ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब समझो, जो आपका स्वाभाविक आवृत्ति है और ऊपर से जो आप आरोपित कर रहे हो आवृत्ति, उसके अगर बराबर हो जाता है तो ये घटना आपका विद्युत अनुनाद कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 26 नंबर की, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो आवश्यक शर्तें होते हैं उनको आप सभी को बताना है। तो चलो मैं आप सभी को बता रहा हूं। मान लो यहाँ पे हमारा कोई सतह है, ठीक है, ऊपर हमारा सघन माध्यम है, ऊपर हमारा सघन माध्यम है, नीचे हमारा विरल माध्यम है, ठीक है। और ये जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना है, ये जब प्रकाश की किरण सरल से विरल में जाएगी तभी पॉसिबल है भैया। विरल से सघन में ले जाओगे ना तब में पॉसिबल नहीं है, घटना नहीं होगी तब। याद रखना, सघन से विरल में जानी चाहिए, ठीक है। तो आओ मैं आप सभी को बताता हूं। ऊपर है सघन, नीचे है विरल। अब मान लो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं कलर चेंज कर लूं ना ताकि आप सभी को क्लियर दिख सके, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा हूं, अगर मैं प्रकाश को आपतित कराता हूं, ठीक है, मान लो यहां पे कोई आपकी आपतित किरण है, यहां पे मैं प्रकाश को आपतित करा रहा हूं, और उसके बाद क्रांतिक कोण क्या होता है ना, कि इसी सतह से वापस लौट आता है, जिसके कारण ये एक समकोण बना लेता है, जो कि आपका क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। लेकिन आपको क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित कराना है, क्रांतिक कोण से भी बड़े कोण पर आपतित कराना है, जिससे कि ये दूसरे मीडियम में ना जाकर पुनः इसी मीडियम में वापस लौट आए। दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां पे कंडीशन आपको खुद ब खुद समझ में आ गया होगा। पहला कंडीशन क्या है कि आपतन कोण जो होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो तुम प्रकाश आपतित करा रहे हो ना, एक क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आप देख रहे हो ना कि सघन से विरल में जा रहा है, यही चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए ठीक है। आगे आ जाओ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन एवं उसका एसआई मात्रक लिखे, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें और साथ में उसका एसआई मात्रक लिखे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। तो किसी भी सतह से होकर, ठीक है, किसी भी सतह से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो संख्या होगी वही आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। और अगर बात करी जाए इसका एसआई मात्रक की तो वो आपका होता है वेबर। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर होता है। लेकिन अगर मैं आप सभी से पूछ लूं कि विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर। आ जाओ एसआई मात्रक मैं आप सभी से पूछ रहा हूं। अगर वोल्ट अपॉन मीटर है, एक इस चीज का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है, ठीक है। हेनरी किस चीज का मात्रक होता है जी, हेनरी किस चीज का मात्रक होता है, ये आपका याद रखना प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व, सबका मात्रक आपका होता है हेनरी। ओम किस चीज का मात्रक होता है, ओम किस चीज का मात्रक होता है, ये होता है तुम्हारा प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का। अब बताओ ओम इंटू सेंटीमीटर किस चीज का मात्रक होता है, ये तुम्हारा होता है प्रतिरोधकता का, ठीक है, रेसिस्टिविटी का। ओके जी, आप मुझे बताओ धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चलो मैं आपसे भी सर पूछ रहा हूँ सही से, तगड़ी तगड़ी क्या, क्योंकि ऐसा ही मात्रक इंपॉर्टेंट है ना भैया। तो इसका फॉर्मूला होता है J बराबर I अपॉन में A, ठीक है। तो एम्पियर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर, आपका धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक। और पूछूं पहले क्लास को एंड कर लेते हैं, लास्ट में मैं पूछताछ करने वाला हूँ, ठीक है, तो रुकना लास्ट में थोड़ा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि आभासी नमन क्या है। आभासी नमन क्या है भैया, ध्यान से समझना। 1 सेकंड भैया, स्क्रीनशॉट के लिए, और भैया तुम ऊपर जाओ,
जाओ 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 ऊपर जाओ जल्दी। हाँ ठीक है। आभासी नमन क्या होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के जो बीच का कोण होता है वो आपका आभासी नमन कहलाता है। ठीक है, किसी भी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, मान लो ये चुंबकीय याम्योत्तर है, तुम्हारा भौगोलिक याम्योत्तर है, इसके बीच में जो भी बनने वाला एंगल होगा दैट इज कॉल्ड आपका आभासी नमन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 29 नंबर की, लॉरेंट्ज बल क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र से गुजरता है, जैसे मान लो आवेशित कण ने मान लिया Q, ठीक है, एक ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहां पे तुम्हारा विद्युत क्षेत्र भी हो, जहां पे तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र भी हो। ठीक है, यानी कि जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। ठीक है, कोई भी मान लो कोई आपका आवेशित कण Q है और एक ऐसे फील्ड में गति कर रहा है जहां पे तुम्हारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो यहां पे फोर्स लगेगा, ठीक है, इस सिचुएशन में जो आपका बल लगेगा प्लस Q चार्ज पे, ठीक है, तो वो बल, वो जो नेट फोर्स होगा, वो जो कुल आपका बल होगा दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। समझ रहे हो? यही आपका लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन हो गया यहां पे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, लॉरेंज बल में ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तो दोनों को अगर तुम जोड़ दोगे तो आपका लॉरेंज बल का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉरेंज बल का डिफिनेशन भी यही कहता है ना कि अगर कोई आवेशित कण है, कोई ऐसे फील्ड में गति कर रहा हो जहां पे विद्युत क्षेत्र भी हो तुम्हारा और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी हो, और दोनों के कारण इस पे जो बल लगेगा वही आपका कुल जो बल होगा ना, वो आपका लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर आप सभी के सामने, बायो सावर्ट का नियम क्या है? ये आपके क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जितने सारे भी वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, सब्जेक्टिव का हो, हर एक वीडियोस में मैं आप सभी को कुछ ना कुछ होमवर्क के तौर पे देता हूँ। लाइक समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन आपको बना के लेके आना है घर से इन द सेंस कि आपको बनाना है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना है, और अगर आप नहीं बनाते हो तो फिर क्या दिक्कत है, मैं तो देख नहीं रहा, लेकिन अगर आप बना लेते हो तो खुद से सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट भी कर लिया, होमवर्क भी बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? फिर पूरा दिन आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एक क्वेश्चन आप सभी के सामने होमवर्क के तौर पे। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी की किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये जितने सारे भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे भैया आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। ठीक है जी, तो एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं। ठीक है, फिजिक्स के 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें से 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लियर करके रखे हैं, जो कि आपके 3 वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। हम लोग 10-10 करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के 5 वीडियो आएंगे और 5 वीडियो में आपके क्लास 12 फिजिक्स के 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। सो क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। तो आज के इस क्लास में हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज 30 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है। और अगर आप सभी ने नहीं देखा तो आज के इस क्लास को एंड हो जाने के बाद जाके आप आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस वीडियो को आप सही से देख लो। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप सभी को भी बताएं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पवन भैया, यानी कि फिजिक्स वाले भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। वो रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, कर लो फटाक से यार, प्यारा सा लाइक करना है। ठीक है, एंड साथ में जाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट होते हैं वो आपको केवल फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते हैं। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 30 तो हमने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है। ठीक है, 31 से आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या बोलता है? क्वेश्चन ही बोलेगा, बोलना तो मैं खुद है, आंसर भी तो मैं खुद ही देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि संतोषी व्यतिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखे। जो तुम्हारा व्यतिकरण होता है, ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला संतोषी, दूसरा असंतोषी। तो संतोषी के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होते हैं, उन्हीं में से 2 आवश्यक शर्तों को आपको बताना है। जिसमें से पहला आवश्यक शर्त क्या है कि जो तुम्हारा दोनों प्रकाश स्रोत होना चाहिए वो समान कला में होना चाहिए। जो तुम्हारा दोनों प्रकाश स्रोत होता है वो समान कला में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, पथांतर होना चाहिए, यानी कि डेल एक्स होना चाहिए तुम्हारा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिखे। तो इसका होता है भैया फॉर्मूला बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन में छोटा डी। हाँ, बड़ा डी छोटा डी क्या कर रहे हो? ऊपर में बड़ा डी होता है, नीचे तुम्हारा छोटा डी होता है। ये तुम्हारा हो गया व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। देखो भैया क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, अगर बात करें जाए 2 नंबर में आपसे, तो 2 नंबर में आपसे ये पूछ सकता है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिखे। लेकिन अगर वही बात कर ली जाए, एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर में कन्वर्ट करता है तो किस तरीके से देगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन रहेगा कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होता क्या है, और उसका व्यंजक आपको लिखने के लिए नहीं,
प्रूफ करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो आपको 5 नंबर वाले में बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा सही से, तो समझ रहे हो। तो यही होता है भैया व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि नीला और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। नीला रंग के लिए, पीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, मैं आप सभी को बताता हूं। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड याद रखने के लिए एक सिंपल फंडा है। वो फंडा क्या है, एक ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक मैंने आपको बार बार बताया है कि याद रखना, बीबी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइज, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तुम याद रख सकते हो भैया बहुत आसानी तरीके से कि तुम्हारा कार्बन प्रतिरोध कौन से कलर का कितना कलर कोड होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम स्टार्ट करना 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 8 एंड 9। अब भैया क्या पूछा है तुमसे, तुमसे पूछा है भैया ब्लू रंग का। तो ब्लू रंग का अगर तुमसे पूछे, ठीक है, तो ब्लू रंग का तुमसे पूछे तो ब्लू रंग तुम्हारा यहाँ है, ठीक है, बी है, ब्लू है यहाँ पे, यानी कि नीला ब्लू वही होता है, ठीक है। तो ब्लू का तुम्हारा हो जाएगा 6। वही पूछा है तुमसे, पीला रंग का भी पूछा है, यानी कि येलो का, तो येलो का तुम्हारा हो जाएगा 4। तो यानी कि ऑप्शन नहीं, आंसर आप सभी का हो जाएगा कि नीला रंग के लिए जो तुम्हारा कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है वो होता है 6। और वही अगर बात कर ली जाए पीला के लिए, तो पीला के लिए तुम्हारा होता है 4। तो क्लियर है सब चीजें, ट्रिक याद रखना, फंडा मैंने आप सभी को बता दिया है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कि विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध आर, ठीक है, तुमको पता है कि प्रतिरोध को, रेसिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, तथा उसका लंबाई जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, कि अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। यानी कि फिर से समझो, किसी चालक का प्रतिरोध आर, ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के गुणनफल, ठीक है, यानी कि गुणनफल इंटू में मैंने कर दिया, तथा उसके लंबाई एल के अनुपात को, यानी कि लंबाई एल के अनुपात को, यानी कि लंबाई को नीचे डालना है, एल को नीचे डालना है। इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। और जो तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे हम लोग डिनोट करते हैं रो से। तो रो बराबर तुम्हारा फॉर्मूला आ गया आर ए अपॉन में एल, ठीक है, आर ए अपॉन में एल। तो एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, यहाँ पे एक ट्रिक से तुम याद रख सकते हो, मतलब रो बराबर राल, यानी कि आर ए अपॉन में एल, समझ रहे हो, रो बराबर राल। अब भैया तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जरूर पूछता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है, या फिर प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, या फिर 2 नंबर क्वेश्चन वाले में भी डाल सकता है आपसे कि विशिष्ट प्रतिरोध का भैया डेफिनेशन दो, साथ में इसका ऐसे मात्रक भी लिखो, ठीक है। तो मात्रक क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, रो बराबर राल, ठीक है, रो बराबर राल। अब भैया आर आपका क्या है, आर आपका है भैया रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जिसका एस यूनिट तुम्हारा ओम होता है, ये तुम्हारा एरिया है, इसका होता है मीटर स्क्वायर, नीचे तुम्हारा लंबाई है, इसका होता है मीटर, यानी कि 1 मीटर से 1 मीटर गया, यानी कि ओम इंटू मीटर तुम्हारा होता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है। देखो किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ के 2 नियम थे, ठीक है, किरचॉफ ने क्या किए थे भैया, 2 नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम तुम्हारा जो संबंधित है वो तुम्हारा आवेश से संबंधित है, चार्ज से संबंधित है, और दूसरा नियम तुम्हारा ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। बाकी दूसरा नियम का यहाँ पे चर्चा नहीं करा जा रहा, तो हम लोग भी चर्चा नहीं करने वाले, ठीक है, जितना बोले बस हम लोग उतना ही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, तो आपको बताना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ का पहला नियम क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम था क्या। किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार, यानी कि किरचॉफ बाबा ने कहा था कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली, ये मान लो पॉइंट है, और किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो तुम्हारा बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है भैया, शून्य होता है। थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट है, अबे भाई पॉइंट तो बन जा कम से कम सही से, मुझे कुछ नहीं करने आता, पॉइंट तो बन जा कम से कम सही से, इसमें तो बेइज्जती मत करा मेरा, ठीक है। एक मैंने पॉइंट बना लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई पॉइंट है, और यहाँ पे मान लो धारा आ रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारे धारा आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है, तुम्हारे धारा आ रहे हैं। मैं नाम दे देना चाहूँगा I1 धारा, I2 धारा, भैया I3 धारा एंड I4 धारा एंड I5 धारा, एक और धारा जा रहा है क्या, तो I6 धारा दे दो, ठीक है। ये इतने सारे धाराएं जा रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब इन सब का अगर तुम योग करते हो, यानी कि I1 प्लस में I2 प्लस में I3 प्लस में I4 प्लस में I5 और प्लस में I6, इन सब का योग जो तुम्हारा होगा वो होगा शून्य। यही तुम्हारा कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम, यही तुम्हारा किरचॉफ का पहला नियम है, ठीक है, समझ गए। आ जाओ जी 36 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन
कि विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच में अंतर बताने हैं। भैया वैसे तो अंतर तुम बता सकते हो अपने मन से, 3, 4, 5, 15 जितने बताने तुम्हें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भैया क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको केवल 2 ही अंतर बताने हैं कि भैया अस्थायी चुंबक क्या होता है और विद्युत चुंबक क्या होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से लिख रखा है। विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच निम्नलिखित अंतर है, जिसमें से आपको लिखना है विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक। इस तरीके से भी लिख सकते हो, इधर विद्युत चुंबक इधर अस्थायी चुंबक। समझ रहे हो, जो तुम्हारा विद्युत चुंबक होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा अस्थायी चुंबक होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल पा रहा है, ठीक है। दूसरा अंतर, इसकी चुंबकीय दिशा परिवर्तित हो सकती है, यानी कि जो तुम्हारा विद्युत चुंबक है इसकी जो चुंबकीय दिशा है यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक बोल सकते हैं इस तरीके से, तो जो तुम्हारा चुंबकीय दिशा है वो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा स्थायी चुंबक है उसमें चुंबकीय दिशा परिवर्तित नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ जी, ठीक है। तो इसी बात पे 36 नंबर क्वेश्चन कि संट के 2 उपयोग लिखें, यानी कि जो तुम्हारा संट होता है उसके 2 उपयोग आपको लिखने हैं। तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने में, जो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर होता है, जो तुम्हारा उसकी कुंडली होती है, ठीक है। मेरी थोड़ा गला आज खराब है बिकॉज बदलते मौसम के साथ हम भी बदल रहे हैं, समझ रहे हो, तो वही थोड़ी तबीयत थोड़ा डाउन है, लेकिन क्लास डाउन नहीं होना चाहिए भैया, वो एनर्जी रहनी चाहिए, फुल एनर्जी के साथ आओ, ठीक है। बाकी 36 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि संट के 2 उपयोग लिखे, ठीक है। तो पहला उपयोग क्या है कि जो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर होता है उसकी कुंडली को जलने से बचाने में, ठीक है। और दूसरा जो तुम्हारा उपयोग है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाने में। एमीटर तुम जानते हो, एमीटर को क्या करते हैं, एमीटर से हम लोग क्या करते हैं भैया, विद्युत धारा को मापते हैं, तो बस वही चीज़ है। बाकी 37 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा चालक, जिसे हम लोग सुचालक भी बोलते हैं, बीच में तुम्हारा आ गया अर्धचालक, समझ रहे हो, और एक सबसे लास्ट में आता है तुम्हारा कुचालक या फिर अचालक भी उसे बोलते हैं। तो जो तुम्हारा बीच में आता है वही तुम्हारा अर्धचालक होता है। अब बीच में आता है भैया, मैं तो नहीं समझ पाया कुछ, अरे भैया डेफिनेशन पढ़ लो पर क्लियर हो जाएगा सही से। वह पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम लेकिन कुचालक से ज्यादा होती है, यानी कि बीच बीच में होती है, तो दैट इज कॉल्ड अर्धचालक, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि समविभवी तल को परिभाषित करें। बहुत बार बता दिया, मैं बता के थक चुका हूं, अब मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, तो भैया बता दो प्लीज। तो भैया लो सुन लो, समविभवी तल क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा समविभवी तल एक ऐसा तल होता है। अच्छा नाम से तुमको नहीं पता चलना क्या, समविभवी तल यानी कि समान विभव, ठीक है, समविभव समान विभव। तो विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल होता है जिसके सभी पॉइंट पे विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कि विद्युत प्रतिरोध क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन भैया, 10 से पढ़ते हैं और मैं नहीं बताने वाला, लेकिन भैया प्लीज बता दो, 12th में भी पढ़े तो हो, लेकिन मैं इसलिए बताऊंगा ना कि भैया तुम्हारी रिवाइज हो जाए, रिविजिंग हो जाए। ऐसा नहीं मैं बताने वाला डिटेल में नहीं जाने वाला कि भैया रेसिस्टेंस के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, जैसे कि तुम प्रतिरोध का पहला बार नाम सुन रहे हो, ठीक है। बाकी कोई नहीं, आइए मैं आप सभी को बताता हूँ कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। बस एक चीज मैं समझा दो, डिफिनेशन छोड़ो हटाओ। कोई तुम्हारा चालक है, ठीक है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है और करंट के फ्लो के प्रवाह को रोकना, ठीक है। जो तुम्हारा करंट का फ्लो है, करंट का जो प्रवाह है, इसको रोकना, ठीक है। जैसे कि क्या कर रहे हो तुम बोल रहे हो कि भैया मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगा, मैं तुझे धक्का देके भगाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। आओगे तो मैं तुम्हें बैठाऊंगा, सही से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम आते हो मेरे पास, बोलते हो भैया मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रुकूंगा तुम्हारे पास, मैं धक्का देके तुम्हें भगाऊंगा, तो समझ रहे हो ना। उसी तरीके से प्रतिरोध काम करता है भैया। करंट का फ्लो तुम कराओगे, इसको रोकेगा। तुम कराओगे 50 एम्पियर का करंट फ्लो, ये बोलेगा कि नहीं 20 एम्पियर को तो मैं धक्का दे दूंगा भैया, 30 एम्पियर आ पाएंगे, यानी कि धक्का देके करंट के प्रवाह को रोकता है प्रतिरोध तुम्हारा, ठीक है। पढ़ लो, डेफिनेशन समझ में आ जाएगा आप सभी को। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मैंने बोला कि हाँ भैया अगर किसी चालक तार में तुम क्या कर रहे हो, विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हो, तो चालक तार में कुछ बाधाएं आ जाती है, और बाधाएं इन द सेंस कि विद्युत धारा के चलने की दिशा का विरोध करती है, यानी कि तुम करंट फ्लो कराओगे, इस तरीके से प्रतिरोध रोकेगा। भैया बोलोगे कि मैं इधर चलूंगा, करंट बोलेगा भाई प्रतिरोध बोलेगा भाई पीछे चल, ठीक है, इधर कहाँ ना पीछे चल, मतलब धक्का देके करंट के प्रवाह को रोकता है, ठीक है। और ये बाधाएं जो होती है वो तुम्हारा विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। इसका एसआई मात्रक तुम्हारा होता है ओम। भैया थोड़ा सही से बना लो, सही से बन जाए भाई, ओम, ठीक है। इसका एसआई मात्रक होता है तुम्हारा ओम। तो क्लियर है, ठीक है, ये तुम्हारा विद्युत प्रतिरोध होता है। बाकी 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने होमवर्क के तौर पे, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, ये होमवर्क के तौर पे आप सभी बनाते नहीं हो क्या, बनाओ यार, खुद से सेटिस्फाई तो होगे। मैं नहीं देख रहा, ठीक है, आप बोलोगे अरे यार होमवर्क क्या बनाना भैया, देख थोड़ी रहे। हाँ मैं मानता हूँ मैं नहीं देख रहा, लेकिन भैया खुद से तो संतुष्ट हो जाओगे ना कि हाँ चलो मैंने क्लास भी कवर कर लिया, भैया ने होमवर्क दिया था वो भी मैंने बना लिया।
खुद से तो संतुष्ट हो जाओगे कि चलो लाइफ में या फिर दिन में मैंने एक बार तो सही से पढ़ाई कर ली ना, तो बना लेना खुद के सेटिस्फाई के लिए। बाकी दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में रहोगे तो फिर कभी नहीं आगे बढ़ सकते। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक जुड़ने के लिए। एंड हमारी फैमिली 850 प्लस हो चुकी है, लेकिन ये टारगेट अभी बहुत 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 छोटी है। हमें अभी 1 बिलियन 2 मिलियन सब देखना है, ठीक है। बस आई नीड योर सपोर्ट, बाकी फिर सब पॉसिबल है, समझ रहे हो। एक दिन बिहार का ब्रांड बनाना है इस यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब चैनल नहीं, इस यूट्यूब फैमिली मेंबर को, समझ रहे हो, जिसका नाम है फिजिक्स वाले भैया। अपने माइंड में बैठा लो, यहाँ पे लिखवा लो अपने ललाट पे, ठीक है, कि फिजिक्स वाले भैया क्या है और क्या होने वाला है, ठीक है। बस आप सभी के सपोर्ट का जरूरत है। बाकी पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप कर लेना। बाकी आज के इस वीडियो में नहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप विश होता है। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक चीज मैं आप सभी को और बता दूं, ये जो 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे भैया आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। सो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक धन्यवाद देना चाहूंगा। वो धन्यवाद इस चीज का कि भैया हमारे फैमिली मेंबर फाइनली 900 प्लस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जिस यूट्यूब चैनल पे 900 से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया एंड इतना सपोर्ट एंड प्यार दिखाने के लिए। बाकी अभी ये 900, 1000, 2000 भैया ये बहुत छोटे नंबर है, ठीक है। अभी हमें भैया मिलियन तक की सफर को कंप्लीट करना है, तो बस आप सभी की सपोर्ट की मुझे नीड है, ठीक है। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो प्यारा सा रिक्वेस्ट क्या है कि भैया वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। लाइक कर लेना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। इस चीज से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए कंटेंट लाता हूं जितना ज्यादा हो सके हेल्पफुल कंटेंट, ठीक है। और साथ में भैया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट होते हैं वो आपको केवल फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल पे मिलता है। ध्यान में बसा लो एकदम, ठीक है, माइंड में सेट कर लो, फिजिक्स वाले भैया, ठीक है। इसे छोड़ के आपको कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया 12 पास कर लिया आपने, ठीक है, उसके बाद भैया तुम कौन है, मैं आपको नहीं जानता, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। क्या है ना कि भैया 12th बाद में या मैं आप सभी को प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, ठीक है, कि आगे आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है फ्यूचर के लिए, वो सब सारी चीज़ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम लोग का जो भैया 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर करके रखा है, ठीक है। बाकी हमें 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्लियर करने हैं, जो कि आज के इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। और इसी के साथ आपका 50 ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज जो है आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली आप कह सकते हो कि ये आपका लास्ट वीडियो होने वाला है हमारा फिजिक्स 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सो आइए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो भैया 41 नंबर क्वेश्चन की तरह बाकी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा कि पीडीएफ कहां आप सभी को मिलने वाला है एंड प्रोवाइड भी करा दूंगा आज, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है तथा इसकी शर्तें बताएं। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और साथ में इसके कुछ शर्तें हैं वो आपको बतानी है कि इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए मैं आप सभी को बताता हूं। देखो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, ये आपका कोई सतह है, ठीक है, ऊपर में आपका हो गया सघन माध्यम और नीचे में हो गया आपका विरल माध्यम, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो तभी पॉसिबल है जब प्रकाश की जो किरण है, ठीक है, वो सघन से विरल में जाएगी, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो जब किसी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण से, ठीक है, ये मान लो आपका आपतन कोण है, ठीक है, आपतन कोण है, ठीक है। आपतन कोण का जो आपका मान है वो क्रांति कोण से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आपतन कोण का जो मान है ना वो क्रांति कोण से भी बड़ा होना चाहिए। और क्रांति कोण क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है बहुत सारी वीडियोस में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्रांति कोण वो कोण होता है कि जो तुम्हारा आपतन कोण है ना, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका आपतन कोण है और क्रांति कोण क्या हो जाता है, इसी सतह के लिए समकोण बन जाता है, समझ रहे हो, इसी सतह के लिए क्या हो जाता है, समकोण बन जाता है, जो कि आपका क्रांति कोण होता है। तो इस अगर क्रांति कोण से भी बड़े कोण पर मैं क्या करा रहा हूं, प्रकाश को आपतित कराऊंगा ना, तो एक दूसरे मीडियम में ना जाकर पुनः इसी मीडियम में क्या हो जाएगा, वापस लौट आ जाएगा। और दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो क्लियर है। और बाकी डिफिनेशन से और जो भी मैंने आप सभी को अभी कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आप इसके 2 आवश्यक शर्तों को लिख दो। पहला आवश्यक शर्त आपने क्या देखा कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल में जानी चाहिए, तभी आपका प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन संभव है। तो यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा सही। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो उसके लिए आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है।
तो आपको लिखना किस तरीके से है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के निम्नलिखित शब्द है, चाहे तुम 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, 4 लिख लो, ठीक है, ये मायने नहीं रखता। लेकिन अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2 लिखना, इससे ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना, बिकॉज आपके टाइम ही सेव होंगे, ठीक है। तो प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी आपका पॉसिबल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जो आपका आपतन कोण का मान है, जो आपका आपतन कोण का वैल्यू है, वो क्रांति कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तभी वो दूसरे मीडियम में ना जाकर पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 42 नंबर आप सभी के सामने कि नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणों को लिखे। भैया नाभिकीय बल कहने का मतलब तुम समझ जाना, ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं सही तरीके से, ठीक है। नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण का नाभिकीय बल कहा जाता है, जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है। भैया देखो डेफिनेशन से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, आई नो, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। नाभिकीय बल वो बल होता है जैसे मान लो 2 वस्तु है, ठीक है, 2 वस्तु आपस में इतने मजबूती से जकड़े हुए हैं ना, इतने मजबूती से बंधे हुए हैं ना कि भैया इन्हें तोड़ पाना बहुत 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 मुश्किल है। और ये जो आपका बंधन है ना, ये जो आपका प्रबल बंधन है, यही आपका नाभिकीय बल कहलाता है। और इसके अगर गुण की बात कर ली जाए ना भैया, तो देखो नाभिकीय बल के गुण, नाभिकीय बल आकर्षण बल होते हैं, यानी कि एक दूसरे से भैया इतने जकड़े होते हैं, एक दूसरे से इतने आकर्षित होते हैं कि इन्हें हटा पाना, इन्हें तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। दूसरा गुण, नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होते हैं। मैंने आप सभी को बताया अत्यंत प्रबल इन द सेंस कि इन्हें तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। जो नाभिकीय बल होते हैं वो अत्यंत लघु परास के होते हैं। क्या होते हैं? लघु परासी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 43 नंबर की नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। विखंडन का नाम सुनते ही भैया आप सभी के माइंड में आता होगा टूटना फूटना, ठीक है। टूटना फूटना इन द सेंस मैं आपको बता रहा हूं क्या, वैसी प्रतिक्रिया, ठीक है, जिसमें एक भारी नाभिक मान लो आपको कोई भारी नाभिक है, ठीक है, भारी नाभिक के लगभग नाभिकों में विखंडित होने पर प्राप्त ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। भैया आप बोलोगे कि भैया जो डेफिनेशन आप लाए हो ना थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा है आज, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता रहूं। फिजिक्स वाले भैया इज हेयर, तो टेंशन किस बात की भैया। चलो मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक मान लो कोई कुछ नहीं करना, डेफिनेशन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो तुम। ये आपके सामने कोई बड़ा नाभिक है, ठीक है, ये बड़ा नाभिक ये क्या कर रहा है भैया, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, बस दैट इज कॉल्ड, यही आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है, समझ रहे हो। यानी कि कोई बड़ा भारी भरकम आपका नाभिक है और छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे नाभिकों में आपका टूट गया, बट गया, ये आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही इसका अपोजिट प्रतिक्रिया हो, यानी कि छोटे छोटे नाभिक, ठीक है, छोटे छोटे नाभिक मिलकर क्या कर रहे हो, छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर रहे हो, ये आपका कहलाता है नाभिकीय संलयन, ठीक है, ये आपका कहलाता है नाभिकीय संलयन। लेकिन आपसे पूछा है नाभिकीय विखंडन, तो विखंडन में बस यही समझना है कि कोई भारी भरकम नाभिक है और ये क्या हो रहा है भैया, छोटे छोटे नाभिकों में भैया बढ़ जा रहा है, टूट जा रहा है, यही आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इससे ज्यादा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है कि 44 नंबर क्वेश्चन कि फोटोसेल क्या है, ठीक है। फोटोसेल के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में चर्चा कर रखी है यार, ठीक है। फोटोसेल क्या होता है, और फोटोसेल एक ऐसी युक्ति होती है, मैं कुछ बोल रहा था, चलो मैं बोलता हूं बाद में, ठीक है। फोटोसेल एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम लोग प्रकाश ऊर्जा को यानी कि लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि विद्युत विभवांतर क्या है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वही चीज आपसे पूछ रहा है। तो प्रति एकांक धन आवेश को, ठीक है, प्रति एकांक धन आवेश को, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही आपका विभवांतर कहलाता है, यानी कि दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कि प्रति एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आपका किया गया कार्य होता है वही आपका विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। और विभवांतर का जो आपका एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है। विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है, ठीक है। और भी अगर आप कुछ जानते हो विभवांतर के बारे में कमेंट करना, कमेंट करने से मुझे कोई भी प्रॉफिट होने नहीं वाला, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, आपकी रिवीजिंग होगी उस चीज की, समझ रहे हो। और विभवांतर के बारे में जितना ज्यादा हो सके चीजें और आप समझने वाले हो, ठीक है, वो चीजें माइंड में आपकी रिकॉल होती रहेगी। तो विभवांतर के बारे में अगर आप इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें जानते हो, इसके क्या टर्म और कंडीशंस होते हैं, वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की विद्युत धारा किसे कहते हैं। एक लाइन में इसका आंसर मैं आप सभी को बताऊं कि आवेश के प्रवाह के दर को, ठीक है, आवेश का जो प्रवाह होता है यानी कि जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इसके प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। किसी चालक के आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं आई से। जो आपका विद्युत धारा होता है इसे डिनोट करते हैं आई से, बड़ा ही छोटा ही कोई भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका एक अदिश राशि होता है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, समझ रहे हो। और एक चीज मैं आप सभी को और बता दूं, जैसे मान लो 1 सेकंड सॉरी,
एक चीज़ मैं आपको और कुछ बताना चाह रहा हूँ। वो चीज़ क्या है भैया, जैसे मान लो कोई आपका चालक है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब एक मिनट में बता रहा हूँ, अगर मान लो ये कोई चालक है, ठीक है, और इसमें जो करंट की दिशा है वो अगर इस तरफ होगी, ठीक है, अगर विद्युत धारा की जो दिशा है ना वो अगर इस तरफ होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी वो अपोजिट साइड में होगी, इस तरह, ठीक है, इस तरह होगी। यानी कि एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां से आपको एक पॉइंट क्लियर होता है कि जो आपका विद्युत धारा का डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो चाल है, जो आपका इलेक्ट्रॉन मोशन में है, जो आपका इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, वो विद्युत धारा के उल्टे दिशा में गति करता है, ठीक है। तो बस यही है आपका विद्युत धारा। समझ गए विद्युत धारा के बारे में। इसका एसआई मात्रक होता है आपका एम्पियर, ठीक है, इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ध्यान रखना, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। बाकी आ जाओ 47 नंबर क्वेश्चन में कि भंवर धाराएं क्या होती है। भंवर धारा क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे 50 के 50 सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना, सबको नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या है कि जब किसी चालक को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी भी चालक को, मैं क्या करता हूँ, कोई भी आपका चालक है, कोई भी, ठीक है, कोई भी आपका चालक है, कोई भी आपका कंडक्टर है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि वैसा चुंबकीय क्षेत्र जहां पे हर एक टाइम कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा हो उसमें, ठीक है, तब उसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है। तब उसमें क्या होती है, एक धारा प्रेरित हो जाती है जो कि का भंवर धारा कहलाती है। तो समझ गए भंवर धारा क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं ना भैया, फिगर से ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे मान लो ये आपका कोई भैया परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, ठीक है। तो ये आपका कोई परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, मैं यहाँ पे डी लिख दूं ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई चेंजेस हो रही है, ठीक है। तो ये आपका परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी भैया कंडक्टर को, कोई भी चालक को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, इसमें एक आपका करंट प्रेरित हो जाएगा, इसमें एक धारा प्रेरित हो जाएगा, और यही धारा आपका भंवर धारा कहलाता है, ठीक है, यही धारा आपका भंवर धारा कहलाता है। और कहीं कहीं आपसे भंवर धारा का डेफिनेशन भी साथ में प्लस में आपको उपयोग भी कभी कभी पूछ देता है, या फिर पूछा भी गया है बहुत बार, या फिर पूछ भी सकता है, या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि बस भैया तुम भंवर धारा का परिभाषा दो, भंवर धारा होता क्या है वो चीज़ आप मुझे बता दो। लेकिन अगर आपसे उपयोग पूछ लिया जाए तो एक दो उपयोग आप लिख देना। जैसे एक उपयोग मैं आपसे भी बता दे रहा हूँ, जो आपका रेल होता है ना, ठीक है, तो रेल का जो चुंबकीय ब्रेक होता है, जो रेल का ब्रेक होता है, उसमें कुछ मैग्नेट का कोई कण होता है, ठीक है, या फिर मैग्नेट टाइप का बोल सकते हो, कुछ मैग्नेट होता है, उसमें मैग्नेट के पार्टिकल्स होते हैं। तो वहां पे जो आपका चुंबकीय ब्रेक होता है उसमें हम लोग भंवर धारा का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी कोई नहीं, एक दो उपयोग अगर आपसे पूछे लिख देना सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं को दिखाएं। एक चीज मैं आप सभी को बोलूं भैया, इसका जवाब मैं नहीं देने वाला, आप दोगे, ठीक है, बिकॉज जो भी पूरी मेहनत है वो आप सभी को ही करनी है, ठीक है। बस मैं क्या कर सकता हूं, प्रॉपर गाइड कर सकता हूं, बता सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरी जो क्रेडिट होगी ना वो केवल 20% तक ही होगी, 20 से 30% तक होगी, ठीक है। लेकिन बाकी की जो 70-80% का क्रेडिट है वो आपको खुद लाना है, ठीक है, वो आपको खुद अचीव करना है इस चीज को। यानी कि पूरी मेहनत तो भैया आप ही को करना है। बस मैं क्या कर सकता हूँ, एक रास्ता दिखा सकता हूँ, ठीक है, बस मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रॉपर वे बता सकता हूँ, लेकिन उस वे में आपको ही चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका बता दे रहा हूँ, बाकी इसका आपको खुद से बना लेना, बिकॉज ये थोड़ी फिगर टाइप की क्वेश्चन होने वाली है। यहाँ पे क्या कर रहा है, दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं को दिखाएं, यानी कि दो असमान आवेश, ठीक है, यानी कि एक भैया प्लस रहेगा तो एक आपका माइनस रहेगा, ठीक है, प्लस एक माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्लस वाले में तो पता है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होता है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड होती है, ठीक है, आउटवर्ड होती है। और इसमें क्या होता है, इनवर्ड होता है, समझ रहे हो। तो ये आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली वे में आपको दिखाना है कि दो असमान आवेश के बीच विद्युत बल रेखाएं को आपको दिखाना है। चलो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक मैं क्या कर लेता हूँ, प्लस ले लेता हूँ, ठीक है, एक धनावेश ले लेता हूँ, एक ऋण आवेश ले लेता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, जैसे एक मिनट मैं इसके कलर को चेंज करते रहूँ, इससे तो भैया क्या होगा, निकलेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है ना तो इसका आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो इससे तो निकलेगा, और माइनस वाले में क्या होगा, माइनस वाले में अंदर आएगा, ठीक है, माइनस वाले में इस तरीके से क्या होगा भैया, अंदर आएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे भैया निकलता जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, इससे निकलेगा, इससे आएगा, इससे निकलेगा, इससे आएगा, इससे निकलेगा, इससे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आपका कुछ फिगर बनता है, दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो ये आपको दिखानी पड़ेगी, एंड ये आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से फिक्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की अपवाह वेग किसे कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है अपवाह वेग कह लो, या फिर अनुगमन वेग कह लो, ठीक है, अनुगमन वेग कह लो। तो इसके
इंग्लिश में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसके और भी नाम है, ठीक है। तो अपवाह वेग क्या होता है मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब किसी चालक या तार को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, जैसे मान लो ये आपका कोई चालक है, ठीक है, और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहले तो ये आपका चालक तार है नॉर्मल, ठीक है, और इसमें क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी ना, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी ना, वो भैया किसी में क्या होगी, किसी में ऊपर होगी, किसी में नीचे होगी, ठीक है। कोई इस तरीके से होगा, कोई खाने जा रहा होगा, कोई पीने जा रहा होगा, कोई नहाने जा रहा होगा, समझ रहे हो, यानी कि डायरेक्शन अलग अलग होती है सबकी। लेकिन क्या करना है मुझे इसे क्या करना है, इस पूरे सेटअप को मुझे बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित कर देना है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर देना है भैया, इसे स्थापित कर देना है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है ना, वो एक जैसी हो जाएगी सबकी। या फिर एक काम मैं और कर सकता हूं, इसे चाहो तो पूरे सेटअप को तुम बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित कर दो, या फिर भैया इससे तुम कनेक्ट कर दो भैया एक बैटरी, ठीक है, और इससे तुम बैटरी कनेक्ट करोगे तो इन सबकी जो दिशा होगी ना, वो एक दिशा में हो जाएगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दिशा में हो जाएगी। तो ये आपका कहलाता है भैया अपवाह वेग, ठीक है। इसी के औसत वेग को हम लोग अपवाह वेग कहते हैं। यानी कि जो आपका वेग होगा इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा, एक दिशा में हो जाएगा ना, जो वेग होगा वो एक दिशा में हो जाएगा, एक दिशा में मोशन करने लगेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही आपका अपवाह वेग कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं वीडी से। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, नोट में मैं करके बता दे रहा हूं, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वाले बनते हैं यहां से, कि भैया पहला तो आपका वीडी क्या है, वीडी आपका है भैया अपवाह वेग, ठीक है, और साथ में आपका धारा है आई। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पहला क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछता है। दूसरा क्वेश्चन यही आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यही आपका जो अपवाह वेग है, इसमें और भैया आपसे पूछेगा भैया जे, यानी कि करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व में रिलेशन पूछेगा, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछता है। तो दो आपके डेरिवेशन यहां से बन जाते हैं, दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके यहां से बन जाते हैं, और दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इनको भी क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे सीरीज का, जो आखिरी क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये जो हमारा 50 सीरीज चला भैया, बहुत अच्छा चला, 5 वीडियोस बने टोटल, ठीक है। और मुझे तो भैया बहुत अच्छा लगा है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीरीज पढ़ा के, ठीक है। आप सभी को ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज कैसा लगा आप कमेंट में बताना। ये 50 क्वेश्चन आप सभी के होमवर्क के लिए, ठीक है, कि विद्युत प्रवणता क्या है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे है, ठीक है। आप इसे बना लेना, खुद से कर लेना, बाकी मैं देखने तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप खुद से कर लोगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भैया मैंने पूरे क्लास भी कर लिए, पूरे सीरीज भी कंप्लीट कर लिए, और साथ में जितने होमवर्क मिले मैं वो भी पूरा कर लिया। तो भैया खुद में क्या होगा ना, खुद आप खुश रहोगे, ठीक है, खुद से संतुष्ट रहोगे, खुद से सेटिस्फाई रहोगे कि हाँ चलो मैंने आज कुछ तो अच्छा किया, ठीक है। बाकी कोई नहीं, पढ़ना है आपको, पढ़ना है, ठीक है, बस मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना खुद है, मेहनत खुद करना है, ठीक है। बाकी अगर आप माँ बाप के लिए अच्छा करना चाहते हो करो, लेकिन मैं तो बोलूँगा भैया करो ही, समझ रहे हो। लेकिन कोई बच्चे होते हैं ना भैया, उन्हें माँ बाप के कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, उनके माँ बाप कितने मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, वो चीज़ नहीं दिखता उन्हें, समझ रहे हो। तो भाई देखो, ठीक है, जागो, उठो और मेहनत करो, समझ रहे हो। समाज बोल रहा है क्या बोल रहा है, उससे घंटा हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार। ये समाज एक दिन बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, 10 दिन बोलेगी, फिर तो शांत हो जाएगी ना। तो भैया जो आपके मन में आ रहा है, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, या फिर मैं नहीं बोल रहा, पढ़ाई करो, ठीक है। आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, गेमिंग में इंटरेस्ट हो, ठीक है, या फिर कोई और फील्ड में इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो उस फील्ड में जाओ आप, ठीक है, आगे बढ़ो। और आप सभी को कोई भी उस चीज़ में दिक्कत होती है, जो भी फील्ड में आपको जाना है, उस फील्ड में जाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रही है, आप मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देता हूं, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, ठीक है। एंड फिजिक्स के 50 VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। व्हाट्सअप पे आ जाना, मैं उसके PDF प्रोवाइड कर दूंगा 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को। हमारे चैनल पे फाइनली 900 प्लस फैमिली मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 900 से ज़्यादा लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट कर चुके हैं। बड़ी बात ये है भाई, तो हमारे लिए तो खुशी की बात है ही, बाकी आप सभी के लिए है कि आपका जो एक अच्छा भरोसेमंद ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाले भैया, उस पर भैया बहुत ज़्यादा लोग धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जल्दी की किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।